हाय हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही आसान सा चैप्टर होगा आप लोग के लिए, और हमेशा यहाँ से बोर्ड में भी बहुत इजी से और कंफर्म सवाल आते हैं। और ये मार्क फेचिंग भी चैप्टर होता है, बहुत छोटा सा बहुत इजी सा चैप्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या करना होता है, किस किस पार्ट को पढ़ना होता है, कौन से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज पूरे डिटेल्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, बहुत दिनों बाद ये वाला वीडियो मैंने अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड प्रोटीन्स के बारे में, फिर उसके बाद जाके हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड विटामिन एंजाइम्स के बारे में। तो मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये मार्क आप लोग को बोर्ड्स में भर भर के देने वाला है। पूरे 8 मार्क के सवाल जो है बायोमोलिक्यूल से आता है। बहुत इजी सा चैप्टर है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए, अच्छे से कर लिए, तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करें हम लोग बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सर, हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी का सोर्स होता है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जैसे कि राइस हो गया और रोटी हो गया, इस सब से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। आलू हो गया, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें अगर केमिस्ट्री एस्पेक्ट में बात किया जाए तो क्या हो सकता है? देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। एक मिनट, उसमें जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2O होल n। इसका मतलब n होता है नंबर ऑफ कार्बन, n होगा नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि सपोज मानो मैंने नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पे 6 माना, n इज इक्वल टू 6 मान लिया, तो क्या हो जाएगा C6H2O होल 6। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो क्या होगा C6H12O6। ये बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला। अच्छा, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। वैसे ही हम लोग सुक्रोज के लिए, स्टार्च के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हर किसी कार्बोहाइड्रेट में फॉलो नहीं कर पाता। ये याद रखना बच्चों कि ये जो वाला फॉर्मूला होता है वो हर कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉलो नहीं कर पाता। सपोज मानिए मैं n की जगह पे 2 पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा C2H2O होल ट्वाइस आ जाएगा। तो क्या हो गया C2H4O2। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आएगा? तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ CH3COOH। देखो, कार्बन 2 नंबर में है, हाइड्रोजन 3 1 4 है और ऑक्सीजन 2 है। ये बन गया एसिटिक एसिड। तो क्या एसिटिक एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट है? तो आंसर होता है नहीं सर, ये वाला हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो इन जनरल फॉर्मेशन में CnH2O होल n को हम लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं, बट नॉट इन एवरी कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, आगे बढ़े बच्चों। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली एल्डिहाइड्स का ग्रुप होता है, नहीं तो कीटोनिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है बच्चों? CHO ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, और कीटोनिक ग्रुप मतलब हम लोग C डबल बॉन्ड O ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड OR को हम लोग कीटोन ग्रुप बोला जाता है। तो नॉर्मली ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, या तो ये एल्डिहाइड का सोर्स होता है, नहीं तो कीटोनिक का सोर्स होता है, मतलब कीटो ग्रुप उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है आपका मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है बच्चों? ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू सिंपलर यूनिट।
अगर हम लोग कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट ले ले, कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमरिक चेन होता है, एक लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग उसको अगर सिंपलर यूनिट में हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर हम लोग उसको सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट ना कर सके तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग ग्लूकोज का, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लूकोज का, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रुक्टोज का। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है। मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या है कि अगर एक कोई भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस किया जाए, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये अगर मोर सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट ना हो पाए, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू सिंपलर यूनिट, और इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। जिसका फॉर्मूला एग्जांपल क्या होगा, ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड बच्चों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट दैट गेट 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट होगा जिसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो वहां पे जो यूनिट्स बनेगा वो 2 से लेके 10 यूनिट्स तक बनेगा। जैसे कि हम लोग ग्लूकोज में देखें, ग्लूकोज एक मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब इसमें एक ही यूनिट प्रेजेंट होगा ग्लूकोज का। वैसे ही ऐसा कुछ सोर्स होगा जिसमें 2 यूनिट होगा, जिसमें 3 यूनिट होगा, वैसे 4 यूनिट, ऐसे करते करते 2 से लेके 10 तक जो यूनिट होगा, 10 तक जो यूनिट आएगा कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स में एक चीज आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड्स क्या होता है, डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें और हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आ जाए। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर ये होता है कि अगर हम लोग सुक्रोज मॉलिक्यूल ले लें, हम लोग सुक्रोज मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस करें तो उसमें से एक मॉलिक्यूल निकलेगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल निकलेगा फ्रुक्टोज का। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। तो डाइसैकेराइड को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 सिंपलर यूनिट निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज और दूसरे को बोलेंगे फ्रुक्टोज। समझ में आया? फिर आ जाते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यील्ड द लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। मतलब इस तरह का कोई कार्बोहाइड्रेट यूनिट होगा जिसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस करने के बाद वहां से मेनी मोर, बहुत सारा मोनोसैकेराइड्स का यूनिट निकलता है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का यूनिट निकलता है। आगे हम लोग प्रिपरेशन में भी चलेंगे कि पॉलीसैकेराइड से हम लोग मोनोसैकेराइड कैसे फॉर्मेशन करें, ओलिगोसैकेराइड से हम लोग मोनोसैकेराइड कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट व्हिच यील्ड्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल होता है स्टार्च, एग्जाम्पल होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, ये सारा का सारा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें मोनोसैकेराइड का, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक यूनिट होता है लेकिन इसको सिंपलर यूनिट कहा जाता है, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। आगे बढ़े, ओलिगोसैकेराइड क्या है, जहां पे हम लोग हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 से लेके 10 यूनिट्स तक हमारा मोनोसैकेराइड्स यूनिट निकल पाए, उसको हम लोग डाइसैकेराइड बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज। सुक्रोज को अगर हम लोग तोड़ दें तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा। वैसे ही सुक्रोज को छोड़ के सर और एक एग्जाम्पल बताइए, लो भाई माल्टोज ले लो। माल्टोज को अगर आप लोग तोड़ दोगे तो 2 अल्फा हाइड्रो मतलब अल्फा ग्लूकोज निकल जाएगा। सर और एक एग्जाम्पल ले भाई, और एक एग्जाम्पल होता है लैक्टोज का। लैक्टोज, लैक्टोज में आप लोग को अगर लैक्टोज को मैं हाइड्रोलाइज कर दूं तो ये बन जाएगा आपका गैलेक्टोज, एक बन जाएगा, एक बन जाएगा गैलेक्टोज, दूसरा बन जाएगा ग्लूकोज। माल्टोज को अगर वैसे ही सर माल्टोज को तोड़ दो, माल्टोज को अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं तो 2 नंबर ऑफ ग्लूकोज निकल जाएगा, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज का निकलेगा।
और लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करें तो गैलेक्टोज भी निकलेगा, ग्लूकोज भी निकलेगा। तो जहां से हाइड्रोलिसिस करने के बाद दो सिंपलर यूनिट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड बेसिकली डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सारा का सारा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये सारा का सारा ओलिगोसैकेराइड्स के अंडर गो होता है। पॉलीसैकेराइड्स वैसे क्या होता है कि हम लोग अगर एक कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करें तो उसमें से मेनी नंबर ऑफ सिंपलर यूनिट निकलता है। जैसे कि हम लोग स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइज कर दें तो वहां पे नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको देखने को मिल जाएगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको देखने मिलेगा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जहां पे 3 हिस्सों में हम लोग उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, मोनोसैकेराइड फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। देखो, हम लोग मोनोसैकेराइड को तो बोल दिए कि सर मोनोसैकेराइड क्या है, एक सिंपलर यूनिट है, उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करें वो होता है उसके कार्बन एटम के कंटेनिंग। कार्बन एटम कितना होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो, अगर आपके पास 3 कार्बन एटम होगा तो ट्राई, 3 कार्बन एटम मतलब ट्राई, और उसमें अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप रहा, तो अल्डो ट्रायोज। 3 कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन, और उसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप में रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्डो ट्रायोज। अगर कीटोन ग्रुप रहा एल्डिहाइड के बदले तो कीटो ट्रायोज। 3 होगा तो ट्रायोज, 4 होगा तो टेट्रोज, 5 होगा तो पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर वैसे ही अगर एल्डिहाइड ग्रुप 4 कार्बन में रहा तो क्या बोलेंगे, अल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। अगर कीटोन में रहा तो कीटो टेट्रोज। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, इफ एल्डिहाइड प्रेजेंट इन एल्डिहाइड प्रेजेंट देन इट्स कॉल्ड एल्डोज, इफ कीटोन प्रेजेंट इज कॉल्ड कीटोज। तो ये आपका MIT हो जाएगा। सर ये MIT क्या चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, MIT मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यहां से सवाल बहुत ही बार बन जाता है। ठीक है, कि कार्बन का एक चेन दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा, तो पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइडिक फॉर्म पे नाम क्या होगा या फिर कीटोनिक फॉर्म पे नाम क्या होगा। समझ में आया। अगर 7 कार्बन हुआ और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड का अल्डो एंड 7 का हेप्टोज, तो अल्डो हेप्टोज। क्लियर हुआ मेरी बात। और कीटोन ग्रुप रहा तो कीटो हेप्टोज। इज इट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, तो ये जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, ये नॉर्मली जो होता है वो शुगर से मिलता जुलता है, राइट। तो शुगर से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 2 तरह के हमारे पास शुगर होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको आप लोग MIT पे ऐड कर लोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूसिंग शुगर वो क्या होता है कि अगर वो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तीनों को रिड्यूस कर सके, सर ये 3 रिएजेंट क्या क्या है बच्चों। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, या फिर किसी ने अगर पढ़ रखा होगा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर तो उन लोग को बखूबी मालूम होगा कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके साथ एक सॉल्ट मिलता है, उसको नाम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टाटारेट। तो ये जो केमिकल फॉर्म, 2 केमिकल है, ये दोनों नॉर्मली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी शुगर ये तीनों को रिड्यूस कर देगा, टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, अगर ये तीनों को रिड्यूस कर देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अगर ये तीनों को रिड्यूस ना कर पाया
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को अगर रिड्यूस ना कर पाया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों आप बीच बीच में अगर स्लाइड का किसी को नोट चाहिए होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो, या फिर कोई अगर लेट से ज्वाइन किया हुआ होगा, लेट से वीडियो देख रहा होगा, तो बैक जाके एक बार फिर से शुरुआत से ही आप लोग समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जहां जहां पे मैं MIT लिखूं वहां वहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ शुगर में दो तरह का शुगर होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, जो टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता होगा। नॉन रिड्यूसिंग, जो ये तीन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, फिर आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम सुक्रोज। अभी मैंने बात किया था इस स्लाइड पे, देखिए कि सुक्रोज से हम लोग ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं। हम लोग सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, अगर मैं सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो दो सिंपलर मोनोमेरिक यूनिट निकलेंगे, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो यही होता है, देखिए ये रहता है आप लोग का सुक्रोज, ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसको मैंने हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब ये एसिडिक कंडीशन में, ये जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एसिडिक कंडीशन। कंडीशन इसका क्या होना चाहिए, एसिडिक कंडीशन होना चाहिए। तो एसिडिक कंडीशन में अगर सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, देखो बच्चों हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है, याद रखना हमेशा जहां पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तुम लोग ये बात पढ़ो कि हाइड्रोलिसिस ये वाला टर्म आ जाए, ये हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि क्लीवेज बाय वाटर। क्या होता है, क्लीवेज बाय वाटर। मतलब क्या है इसका, कि हम लोग वाटर को यूज करके हम बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, वाटर से हम लोग वाटर को यूज करके अगर किसी भी कंपाउंड्स के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सुक्रोज का सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, तो सुक्रोज दो सिंपलर यूनिट, एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फ्रुक्टोज पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़े स्टार्च के बारे में। देखो स्टार्च क्या होता है, जैसे कि सुक्रोज का मैंने बताया कि ये डाइसैकेराइड होता है, तो डाइसैकेराइड ये होता है। तो स्टार्च वैसे ही किसका एग्जांपल था, पॉलीसैकेराइड्स का। अच्छा, क्या मैंने ये कहा था कि पॉलीसैकेराइड यूनिट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ऐसा सोर्स होता है जिसको हाइड्रोलिसिस करने से नंबर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट निकले। मतलब ये जो है सुक्रोज स्टार्च का फॉर्मूला। देखो स्टार्च में n नंबर ऑफ आटम होगा, मतलब कि अगर हम लोग एक मोनोमरिक यूनिट ले ले, एक मोनोमरिक यूनिट मतलब एक सिंपलर अमाउंट, सिंपलर एक कोई चीज ले ले, उसको n टाइम्स रिपीटेड कराया, उसको पॉलीमराइज कराया जाए, तो ये होता है इसका पॉलीमराइजेशन फॉर्म। ठीक है, अगर ग्लूकोज को n टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो इसको क्या, ये क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। तो अगर हम लोग स्टार्च को हाइड्रोलिसिस कर देंगे, स्टार्च को हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वो ये क्या बनाएगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज बनेगा। n नंबर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज, n नंबर ऑफ ग्लूकोज बन जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो होता है मोनोमर, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और स्टार्च जो होता है ये ग्लूकोज का, ये अकॉर्डिंग ग्लूकोज क्या होता है, पॉलीमर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिपीटेडली ग्लूकोज को अगर n नंबर ऑफ ग्लूकोज को हम लोग ऐड कर करके जाएं तो ये बन जाएगा स्टार्च। और स्टार्च को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये बन जाएगा सिंपलर यूनिट में n नंबर का मोनोमर, जिसको हम लोग ग्लूकोज नाम देते हैं। समझ में आ गया? आई थिंक मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबको समझ में आया होगा। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुड, आगे बढ़े। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली पार्ट है।
बाकी जितने सारे आज हमने डिस्कशन किया हुआ है वो सारा का सारा बहुत बेसिक सा चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेरियो एस्पेक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होगा, स्टेरियो एस्पेक्ट में हम लोग को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक को बहुत तरीके से रटना चाहते हैं। बच्चों रटना मत, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग समझो, अच्छे से समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत बच्चे ये स्टेरियो एस्पेक्ट को रट लेते हैं। सर नाम पूछो तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये जो साइन आता है वो क्यों आता है समझो। स्टेरियो एस्पेक्ट ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात किया करूं तो स्टेरियो एस्पेक्ट में क्या होता है, देखो ये दो होता है फिशर प्रोजेक्शन, मतलब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। नॉर्मली ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने कहा था कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और फ्रुक्टोज में एक कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। तो इन दोनों में पहला डिफरेंस जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप्स का। इन दोनों में जो पहला डिफरेंस होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज में होता है कीटोन। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग पोजीशन पे। पोजीशन की अगर बात किया करें तो ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो टर्मिनल ग्रुप होगा, मतलब कार्बन नंबर 1 पे रहेगा, वो टर्मिनल पोजीशन होता है। और नॉर्मली कीटोन जो होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं रहता, इसीलिए वो सेकेंड कार्बन में रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बच्चों देखो बहुत सारे ये वाले बच्चे क्या करते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन को भी रट लेते हैं। एक आसान सा ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप लोग इजी से याद कर पाओगे। देखो यहाँ पे अगर आप लोग मार्क करोगे तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे OH का ग्रुप है, बहुत सारे OH का ग्रुप है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले CHO और पूरा जो लास्ट कार्बन होगा वो होगा CH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप रहेगा। पहले एक CHO और लास्ट में एक CH2OH, ठीक है। देखो 2 कार्बन यहाँ पे यूज हो गए, मतलब और 4 कार्बन बचे, तो 4 कार्बन के लिए आप लोग ऐसे 4 लाइनें खींच दोगे। तो मतलब ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन। थोड़ा सा अलग कलर पे मार्क कर दो, देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। अच्छा, तो नीचे से शुरू करें। नीचे से अगर मैं शुरू करूं हाँ, तो नीचे से शुरू करें तो आप लोग अपने बाएं हाथ को लेना, बाएं हाथ को लेके इस तरह से देख लें, इस तरह से, इस तरह 4 कार्बन। अगर बाएं हाथ का ये कार्बन, मतलब जहां पे फिंगर का टिप होगा, जहां पे फिंगर का टिप होगा वो होगा OH ग्रुप, जहां पे इनसाइड द फिंगर का इनसाइड वाला पार्ट वो H होगा। देखिए यहाँ पे फिंगर इस तरह से है तो इधर रहेगा OH, इधर रहेगा OH। एक फिंगर उस तरफ में मोड़ दिया तो उस तरफ होगा OH और एक इस तरह होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये मेरा लास्ट वाला फिंगर है, लास्ट वाला फिंगर में इधर मैंने ऐड किया OH। टर्मिनल पोजीशन पे मैं क्या ऐड करूंगा, OH। फिर उसके वाले में यहाँ पे, यहाँ से रिंग फिंगर वाले में यहाँ से लेके यहाँ गया, मतलब ये टर्मिनल पोजीशन है, ये टर्मिनल पोजीशन होगा, मतलब राइट साइड में OH। फिर इस वाले में आ जाए, यह वाला उंगली इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में OH। और ये वाला टब वाला ये उंगली जो है वो डायरेक्शन कहाँ पे मेजर कर रहा है, इस तरफ राइट साइड डायरेक्शन में, तो राइट साइड पे OH। तो ये बन गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, H H H H। जहाँ पे OH फिलअप हो जाएगा उसके ऑपोजिट साइड आप लोग OH के H में फिलअप कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप लोग देखना चाहोगे तो फिंगर के टिप में लास्ट में OH राइट साइड में, फिर उसके ऊपर OH राइट साइड में, एक OH लेफ्ट साइड में, फिर एक OH राइट साइड में। ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। वैसे ही सर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बताओ। फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के लिए आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि ऊपर भी एक प्राइमरी अल्कोहल, नीचे भी एक प्राइमरी अल्कोहल। ग्लूकोज में क्या होता था, एक एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर और एक प्राइमरी अल्कोहल नीचे, जबकि फ्रुक्टोज में क्या होगा, एक प्राइमरी अल्कोहल ऊपर, दूसरा प्राइमरी अल्कोहल नीचे। और बाद बाकी क्या है, सेकंड मैंने कहा था कि फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड हो, कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। बाद बाकी कितने बचे, 3, तो 3 ऐसे
लाइन खींच लोगे, वही सेम फॉर्मूला इस तरह से अभी हो जाएगा, इस तरह से एक OH इस तरह, एक OH इस तरफ, तीसरा OH लेफ्ट साइड में। तो पहला OH राइट साइड में, ये भी राइट साइड में, और ये एक लेफ्ट साइड में, फिर इधर H, इधर H, इधर H। क्या ये वाला चीज समझ में आई? किस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को याद कर पाओगे? स्ट्रक्चर को रटने का नहीं है, स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है कि फिशर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से बना पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों ने बहुत बारी ये सुना होगा, ये वाला चीज, ग्लूकोज जो दिखा होता है वो स्मॉल डी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। याद रखना, ये स्मॉल डी का और एक मीनिंग होता है, कैपिटल डी का और एक मीनिंग होता है। ठीक है, जो स्मॉल डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये होता है कि एक हमारा पोलरीमीटर करके एक मशीन आता है, पोलरीमीटर में वहां पे अगर मैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन को डाल दूं और वहां पे मैं प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाऊं, प्लेन पोलराइज लाइट एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, उसको अगर मैं वहां पे पास कराया, अगर वो सॉल्यूशन राइट में टर्न होता है, मतलब क्लॉकवाइज टर्न होता है, अगर राइट में टर्न होगा, क्लॉकवाइज टर्न होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी कॉन्फ़िगरेशन या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट में लेफ्ट में टर्न कर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी, एल स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन या फिर लीवो रोटेटरी। साइन क्या होता है उसका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का होता है पॉजिटिव साइन और लीवो रोटेटरी का होता है नेगेटिव साइन। मैंने क्या कहा कि एक सॉल्यूशन को अगर हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट में पास करवाएं, अगर वो सॉल्यूशन क्लॉकवाइज मैनर में टर्न किया, मतलब राइट साइड को टर्न किया, उसको हम लोग बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो लेफ्ट साइड को टर्न करे तो उसको बोलेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन और लीवो रोटेटरी। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन पीपीएल, पीपीएल का मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट अगर राइट को टर्न कर जाए तो ये शो करेगा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब लीवो रोटेटरी। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर सर रोटेट ही नहीं किया, ना पॉजिटिव को रोटेट किया ना नेगेटिव, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ना पॉजिटिव में टर्न कर पाएंगे ना नेगेटिव पे टर्न कर पाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज जो होता है, देखिए हम लोगों ने यहां पे पढ़ा कि स्मॉल डी कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कैपिटल डी फॉर्म। कैपिटल डी याद रखो, कैपिटल डी अगर होगा, कैपिटल डी और एल होगा तो वो शो करेंगे उसके फैमिली को, उसके फैमिली को। अगर स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी और स्मॉल एल होगा तो ये शो करेंगे उसके कॉन्फ़िगरेशन को, कॉन्फ़िगरेशन को। कैपिटल डी और एल होगा तो ये फैमिली को डिनोट करेंगे, और स्मॉल डी और एल होगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे। सर ये कैपिटल स्मॉल डी एंड स्मॉल एल तो समझ में आ गया कि अगर पीपीएल में प्लेन पोलराइज लाइट में इसको डाल दिया जाए, अगर क्लॉकवाइज में टर्न करेगा तो डी कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन लीवो रोटेटरी होगा। सर ये कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है? देखो बच्चों, अगर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करूं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये जो 5 नंबर का कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है 5th कार्बन, इसको जरा से ध्यान में रखना। अगर 5th कार्बन पे, 5th कार्बन मतलब जो लास्ट कार्बन होगा, जो लास्ट कार्बन होगा, लास्ट मोस्ट कार्बन होगा, उसका अगर OH ग्रुप, इसमें ध्यान दो, ये वाला जो OH ग्रुप है, अगर वो लास्ट कार्बन का OH ग्रुप, लास्ट कार्बन का OH ग्रुप अगर राइट साइड में होगा, अगर लास्ट कार्बन जो लास्ट मोस्ट कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के बाद CH2OH, मतलब 5th कार्बन जो है, लास्ट मोस्ट कार्बन जो होता है, ठीक है, वो अगर राइट साइड में रहेगा, सेकेंड लास्ट कार्बन, नीचे से देखना, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है 5th नंबर का कार्बन अगर राइट साइड में रहेगा तो इसको बोलते हैं डी फैमिली में, ये होता है डी फैमिली। तो हम लोग इसको क्या नाम दे सकते हैं? डी ग्लूकोज,
इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डी ग्लूकोज। तो डी इंडिकेट करता है ये वाला जो ग्लूकोज है ये डी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर वही सेम चीज अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 और ये वाला देखिए फिफ्थ कार्बन है, ये वाला भी फिफ्थ कार्बन, तो फिफ्थ कार्बन के जो OH ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप जो राइट साइड में था तो इसीलिए उसको डी ग्लूकोज बोला गया। फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड होगा, फिफ्थ कार्बन के ग्रुप जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल फॉर्म, एल फैमिली पे होगा। वो जो ग्लूकोज होगा वो एल फैमिली पे होगा और इस ग्लूकोज का नाम क्या हो जाएगा, एल ग्लूकोज। इसका नाम क्या होगा, एल ग्लूकोज। याद रखना बच्चों, इसको MIT कर सकते हो। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज नॉर्मली डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव साइन मतलब डी स्मॉल डी कन्फिगुरेशन शो करेगा, और जो फ्रुक्टोज होता है, जो फ्रुक्टोज होता है वो क्या, माइनस मतलब स्मॉल एल ग्रुप को डिनोट किया जाता है, मतलब लिवो रोटेटरी शो करेगा। इसको आप लोग MIT में लिख सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रुक्टोज लिवो रोटेटरी होता है। और ये वाला चीज जो कैपिटल डी और स्मॉल कैपिटल एल है ये इसको फैमिली को डिनोट करता है। जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप में जो लास्ट कार्बन जो OH ग्रुप होगा अगर वो राइट साइड में रहेगा, फिफ्थ कार्बन में जो राइट साइड में रहता है उसको हम लोग डी फैमिली बोलते हैं, डी ग्रुप बोलते हैं। और या फिर अगर वो लेफ्ट साइड में रहा तो उसको एल फॉर्म बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कभी कभार पूछ लेता है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। ये आप लोग MIT पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास में इतने तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड यूनिट और ग्लूकोज का रिएक्शंस वगैरह क्या होता है, किस तरह से ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।